Hello student, welcome on my YouTube channel SST class. My channel is Chand Elite Study Point. I am Chandra Khan sir. Today I am teaching about few fourth heading, visualizing the nation. The age of revolution 1830 to 1840 I have taught in past video. पिछली वीडियो में इसको हम पढ़ा चुके हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन मीन्स क्या होता है? एनी नॉन लिविंग थिंग्स वी कैन एज एक्सप्रेस दैट इज लिविंग। हम कोई ऐसी निर्जीव चीज़ को ऐसे एक्सप्रेस करते जिससे जो जान हो, लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग। एक ये ह्यूमन बीइंग है। इन 19th एंड 18th सेंचुरी, 19वीं एंड 18वीं सदी फाउंड ए वे, एक रास्ता अपनाया गया, एक तरीका अपनाया गया आउट बाय ए पर्सोनिफाइंग नेशन, दैट कि नेशन को ऐसे पर्सोनिफाई किया जाए जैसे ही इज ए पर्सन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दैट दे रिप्रेजेंटेड, उनको ऐसे प्रस्तुत किया जाता है, उनको ऐसे लीडरशिप दी जाती है। ए कंट्री एज इफ वर ए पर्सन, की वो राष्ट्र जो है, जो देश जो है, जो कंट्री जो है, क्या वो एक पर्सन की तरह है। ये पर्सन क्या हो, ये पर्सोनिफाई कैसे किया गया था, अब हम आपको आगे बताते हैं। ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन, आर्टिस्ट यूज्ड टू फीमेल एलेग्री टू एक्सप्रेस आइडियाज सच एज ए लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। ये एलेग्री क्या थी? ये टू एक्सप्रेस जस्टिस, रिपब्लिक। दिस वी कैन से इन इंडिया, भारत माता। इट इज ए फीमेल एलेग्री बिकॉज इट कनेक्टेड टू इंडियन पीपल लव फॉर इंडिया। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि विजुअलाइजिंग द नेशन में क्या होता है, एक फीमेल एलेग्री को हम क्या मान लेते हैं? इट इज ए आवर सिंबल लाइक एज एलेग्री इज फीमेल इज मदरलैंड। इट शोज दैट इज यू आर वॉचिंग इन दिस पिक्चर, दिस Germania is the allegory of Germany, and Marigny is the allegory of France. These are female allegories. Okay. अब क्या होता है? पर्सोनिफाइंग नेशन विद फीमेल एलेग्री लाइक एज ए जर्मानिया इट रिलेटेड टू जर्मनी, मैरिनी इट रिलेटेड टू फ्रेंच। अब क्या थी? जर्मानिया और मैरिनी का वही स्थान था जो भारत में भारत माता का स्थान है, जो एक फ्लैग लिए हुए हैं और लॉयन पर बैठी हुई है। ठीक उसी तरीके से ये फीमेल एलेग्री थी। जर्मानिया कहाँ की थी? जर्मनी की थी। मैरिनी कहाँ की थी? फ्रेंच की है। बाय आर्टिस्ट, ये किसने बनाया था? कुछ आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया था। कब? इन 18th एंड 19th सेंचुरी के द्वारा। बिकॉज कैन डेवलप द नेशनलिज्म फीलिंग। इससे क्या हो? नेशनलिज्म की फीलिंग प्रोड्यूस हो सके, पैदा हो सके। These are symbols visualizing something. I will tell you at the black white board what is the meaning of them. Now you are showing broken chain. This chain is broken. It has broken. Broken chain means being frayed. अब ये सिंबल क्या था? टूटी हुई चेन। ये इस बात का ये सिंबल इस और इशारा कर रहा है कि अब हम कॉमन पीपल जो है आज़ाद हो चुके हैं, अब फ्रीड हो चुके हैं, आज़ाद रहो। स्वार्ड मीन्स था रेडीनेस टू फाइट। अब मतलब क्या था? मोनार्ची या डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ते रहो। अब सिर्फ कैसा होगा? अब मोनार्ची का खात्मा एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम विल बी एडॉप्ट। एंड ब्रेस्ट विद ईगल। अब ब्रेस्ट विद ईगल जो मतलब दो चीलें हैं और उनका एक आमने सामने क्या है? सीना है, चेस्ट है, ब्रेस्ट है। तो ये शो कर रहा है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। ये जर्मन एम्पायर है, उसकी ताकत या उसके वजूद को, इसके पावर को ये शो कर रहा है। अगला क्या? ट्री कलर विच कलर्स आर ब्लैक, रेड, गोल्ड। दीज आर 3 कलर्स, सो इट इज कॉल्ड ट्री कलर फ्लैग। दिस फ्लैग इज शोइंग फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड। क्या कर दिया गया? ये 3 कलर का जो
फ्लैग था इसको बैन कर दिया गया था बाय ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट। बाय ड्यूक ऑफ जर्मन स्टेट्स के जो भी ड्यूक थे उनके द्वारा इस लिबरल नेशनलिस्ट के इन 1948 में इसको बैन कर दिया गया था। हेयर आर यू वॉचिंग ए माउंट crown type. Oh, this crown made up of leaves. Which plants? Oak leaves. Oak leaves by made this crown made by oak leaves. ये जो crown जो है oak leaves की पत्तियों से बना हुआ है। It shows the heroism. ये क्या है? वीरता को ब्रेवरी को शो कर रहा है हीरो। And you are watching here in two position a sword एंड सराउंडेड या अराउंडेड बाय ओलाइव ब्रांच। ये ओलाइव ब्रांच की एक ब्रांच है जिसको जो ओलाइव ब्रांच जो है जो इसको घेरे हुए है किसको? स्वार्ड को। और इसका मतलब है विलिंगनेस टू मेक पीस कि अब हम तलवार की जगह पर अब हम क्या करेंगे? प्यार से या शांति से उसका समझौता काम होगा। बिल्कुल भी अब ये खून खराबा बंद। अब क्या है? रेज ऑफ राइजिंग सन। You are watching here two mountains, between two mountains the sun is rising. दो पहाड़ों के बीच में क्या है? एक सूरज निकल रहा है। इट मीन्स ये इस बात का सिंबल है, ये इस बात की प्रेरणा सूचना दे रहा है कि इट इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईरा बिकॉज मोनार्ची सिस्टम एंड डिक्टेटर सिस्टम हैज एंडेड, खत्म हो चुका है, एंड स्टार्टेड ए डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड ए this government for only for common people, by the common people, made by the common people and for the common people. ये common people के लोगों द्वारा बनाए हैं एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे हैं? लीडरशिप कर रहे हैं। अब इसमें क्या है? किसी को कोई सताया नहीं जा रहा, ना किसी पर कोई जुल्म किया जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईरा, एक नए युग की शुरुआत हुई। अब क्या होता है? नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। आखिर नेशनलिज्म क्या है हम आपको बता चुके हैं। लव फॉर देयर कंट्री, ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री। इट मीन्स पैट्रियटिज्म। अब पैट्रियटिज्म क्या हो रही थी? नेशनलिज्म क्या हो रहा था? स्टार्टेड कन्वर्टिंग इन इंपीरियलिज्म। अब इंपीरियलिज्म क्या होता है? जैसे ये जर्मनी इतने बड़े कंट्री में है, अब ये फ्रांस, अब एक दूसरे ये कंट्रियां क्या कर रही है? एक दूसरे पर कब्जा करना सोच रही है। ये इस पर कब्जा करना सोच रही है, ये इस पर कब्जा। तो इस तरीके से क्या होता है? यूरोप में कंट्रियां जो थी एक दूसरे पर कब्जा करना और कैप्चर करने की ये फीलिंग्स इनके अंदर आ गई थी। अब इनकी इतनी देयर नेशनलिज्म फीलिंग वाज सो स्ट्रांग they were ready for to capture other lands and to make their colony। और क्या करते हैं? वो अपनी कॉलोनी को बनाना शुरू कर देता। एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ वॉर इन, और यही से बाद में क्या होता है? इट बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड वार। आखिर में क्या होता है? यही फीलिंग आके ले जाके फर्स्ट वर्ल्ड वार तक पहुंचाती है। अब हम आपको बताते हैं ये कैसे फैल रहा था। ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19वीं शताब्दी के आखिर में ये नेशनलिज्म की जो भावना जो थी, ये वतन प्रस्त की जो फीलिंग जो थी, कन्वर्ट हो रही थी। किसमें कन्वर्ट हो रही थी? इन एम्पेरियलिज्म में हो रही थी। क्या चाह रहे थे? हर कंट्री यूरोप में क्या चाह रहा था? एक दूसरे से मतलब जेलस करने लगा था और एक दूसरे पर कब्जा करने की सोच, और अपनी सीमा, अपने कंट्री का जो लैंड एरिया जो था वो बढ़ाने की सोचने लगे थे। यही जो था एम्पेरियलिज्म होता। नेशनलिस्ट टेंशन सेकेंड, नेशनलिस्ट टेंशन क्या थी? स्टार्टेड इन वॉल्कन एरिया। वॉल्कन एरिया इट इज ए फेमस फॉर वॉर ऑफ 1871। द वॉल्कन वॉज रेन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। अब ये क्या थे? वेरिएशन से, जियोग्राफिकल से, इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट। तो कंप्राइजिंग मॉडर्न डे जो आज के दौर में जो बाल्कन एरिया है, जैसे रोमानिया है, बल्गारिया है, मकदूनिया, ग्रीस, क्रेटेरिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेगोरिया, ये सभी कंट्रियां अब अलग अलग होने जा रही थी।
ये जो था ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन, ये सारे कंट्रियाँ क्या थी, एक वक्त हुआ करता था, ये एक बड़ा पार्ट हुआ करती थी किसका, बाल्कन एरिया का। और ये बाल्कन एरिया पर कौन कंट्रोल कर रहा था, एंड कंट्रोल द ऑटोमन एम्पायर, जिसको मतलब इस्लामी तारीख में इसको नाम दिया गया है खिलाफत उस्मानिया। अब खिलाफत उस्मानिया को जो आज के दौर में पहले तुर्की को कहा गया। ऑटोमन एम्पायर कहाँ से शुरू हुई थी, तुर्की ने आधे यूरोप में और पूरे बाल्कन एरिया में काफ़ी अरब, कुवैत, इस सब की कमांड इस तुर्की के हाथ में होती थी, इसीलिए इसको क्या कहा था, ऑटोमन एम्पायर। अब क्या था, ऑटोमन एम्पायर जो थी वीक होती जा रही थी और पार्ट्स में टूटती हुई जा रही थी। लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द सेंटर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये सारी कंट्रियों का सारा सिस्टम जो था ऑटोमन एम्पायर के हाथ में था। अब ऑटोमन एम्पायर वीक हो जाने के बाद क्या होता था, बाल्कन स्टेट्स वर क्वाइटली जेलस। अब बहुत क्या कर रहे थे, एक दूसरे से जल रहे थे, ईच ऑफ अदर, एक दूसरे, एंड ईच होप टू, अब क्या होता है, एंड ईच होप टू गेन। अब हर स्टेट क्या चाहता था, होप, उसको आशा थी, उम्मीद थी, टू गेन मोर टेरिटरी। हर कंट्री ऑफ बाल्कन्स वांटेड टू मोर एंट्री एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स, एक दूसरे पर कब्जा करके या छीन करके। द बाल्कन्स एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बाल्कन एरिया जो था, जो इन अंडर ऑफ ऑटोमन एम्पायर बिकम ए बैटल फील्ड। अब ये बैटल फील्ड के रूप में बदलता जा रहा था, एरिया इंटेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था और ये वार होना स्टार्ट होता। अब इस वार में बहुत पावरफुल कंट्रियाँ इसमें कूद पड़ती हैं, जैसे रसिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, एंड नाउ एट द एंड ऑफ इट दिस स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट रीच टू अप टू फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ये कहाँ तक पहुँच जाता है, यही वार आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज हो जाता है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार किस में यूज होता है, जाके सेकेंड वर्ल्ड वार। फिर उसके बाद इसी ऑटोमन एम्पायर पर 1923 में बैन लगा दिया जाता है, इस पर कुछ बैन लगा दिया। अब ये बैन जो है 2024 में शायद 23 या 4 में हट जाएगा। अब 2 या 3 साल रह गए, 3-4 साल रह गए। अब तुर्की पर से जो पावर, जो मतलब बैन लगाता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है, सारे हट जाएंगे। कब, 2023 या 24 में। फिर अपने एक नई फॉर्म में, नए रूप में आएगा, एक स्ट्रांग पावरफुल कंट्री में। कौन, तुर्की। अब क्या होता है, द बाल्कन एरियाज मैटर्स फॉर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। अब बाल्कन एरिया के जो मैटर जो थे, मामले जो थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और भी डेंजर होते जा रहे थे। व्हेन पावरफुल कंट्रीज लाइक दे इंटर्स आल्सो, पावरफुल कंट्रियाँ जो थी वो भी एंट्री अपनी ले लेती हैं, एक दूसरा का पक्ष लेती हैं, जैसे रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इट्स जंप इनटू दिस वॉर, इन दिस सीन और वॉर। इस लड़ाई में या इस सीन में अपना रोल निभाने के लिए अब कौन आ जाते हैं, रसिया आ जाती है, जर्मनी आ जाती है, इंग्लैंड आ जाता है, ऑस्ट्रिया, हंगरी आती है, आदि देश आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, जो बाल्कन एरिया में जो छोटे छोटे कंट्रीज जो थे आपस में लड़ रहे थे टेरिटरी के लिए, उनमें अपना ये पचा पाँव ये भी घुस देते जाके अपना। अब देखो ये आगे क्या होता है। अब एट लास्ट में क्या था, विच फाइनली लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये देखिए आर्मी बना हुआ है, ये टैंक है, इसमें एक से एक मॉडर्न वेपन्स यूज होते हैं, यहाँ तक कि इसमें टैंक भी यूज हो जाता है इस लड़ाई में। और इसमें इंग्लैंड वगैरह सारी महाशक्तियाँ इसमें लड़ती हैं इस लड़ाई में। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद एंटी लोग आते हैं। अब क्या होता है, एंटी एम्पेरियल मूवमेंट स्टार्टेड विच फर्दर लेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ मैनी कंट्रीज। Thank you for watching my video. I have finished this topic. I will tell you some important point tomorrow and revision also. Please, if you like or understand what I taught, like, comment and subscribe my channel. Thank you.